नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आधुनिक काल के हिंदी साहित्य इतिहास की तैयारी एवं आगामी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए हम पढ़ रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी की प्रसिद्ध हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक, जो वर्तमान में आधुनिक काल की तैयारी के लिए बेस्ट बुक है। इसमें कल हमने गद्य विधा के अंतर्गत निबंध गद्य विधा को पढ़ा था और उसके बाद हमने प्रारंभ किया था अन्य गद्य रूप, यानी उपन्यास, कहानी, नाटक। इनके बाद अन्य गद्य के कौन से रूप विकसित हुए, इसके बारे में हम जान रहे थे। इस पैराग्राफ को प्रारंभ कर दिया था। इसके आगे देखते हैं क्या लिख रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। कह रहे हैं कि बोलचाल की भाषा की तुलना में कविता की भाषा सबसे अधिक सृजनात्मक होती है। यह भी कहीं ना कहीं स्थापना तर्क वाले किसी न किसी इसमें इसका डिटेल में इसका इस लाइन का उल्लेख हुआ है। पुनः देखिए, बोलचाल की भाषा की तुलना में कविता की भाषा सबसे अधिक सृजनात्मक होती है और लोक साहित्य की भाषा सबसे कम। अपनी यत्नशील सृजनात्मकता के कारण अकाल्पनिक गद्य वृत्तों की प्रकृति नाटक या उपन्यास जैसे कल्पना प्रचुर काव्य रूपों के संदर्भ में कुछ हल्की मानी जाती है, पर आज की जटिल से जटिलतर होती हुई जीवन पद्धति में इन हल्के गद्य रूपों का अध्ययन अधिक प्रीतिकर हो गया है। क्यों? क्योंकि अब जीवन में जटिलता बढ़ गई है। तो केवल निबंध तो कोई नहीं पढ़ेगा। देखी जाए, जैसे हम सामान्य लोगों की बात करें, मैं हिंदी के विद्यार्थियों की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सामान्य की। तो वो क्या पढ़ेगा? क्या निबंध पढ़ेंगे हिंदी के? नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जैसे रिपोर्टाज है, संस्मरण है, यानी जिसमें कहानी वाला हो या सुंदर सी भाव विभोर करने वाली कविता, इसको सब लोग सुन लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो कुमार विश्वास हिंदी के कवि हैं, हिंदी के प्रोफेसर हैं, लेकिन उनको सब लोग सुनते हैं, पूरा भारतवर्ष सुनता है। विकास दिव्य कीर्ति इस समय हिंदी के सर्वोच्च शिक्षक हैं, लेकिन क्या केवल हिंदी भाषी वाले लोग उनको सुनते हैं? नहीं, उनको अधिक से अधिक लोग सुनते हैं, अन्य सब्जेक्ट के लोग भी सुनते हैं, या हर उम्र का व्यक्ति उनको सुनता है। क्यों? क्योंकि वो केवल हिंदी के निबंध नाटकों पे बात नहीं करते, बल्कि जीवन के विविध क्षेत्रों से उसको जोड़कर उस पे बात करते हैं विभिन्न तरीके से। जैसे उनके अभी तो वर्तमान में जैसे वो खूब सारे वीडियोस बना रहे हैं, अलग से चैनल भी है उनका। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन की जटिलताओं को समझने में जो भी चीज़ आपकी मदद करे, चाहे वो संस्मरण हो, रेखा चित्र हो, वर्तमान में यूट्यूब हो, उसकी प्रासंगिकता बढ़ती जाती है। तो अभी आगे लिख रहे हैं कि तनावों की बढ़ती के युग में यात्रा संस्मरण अथवा डायरी की निकटता, आत्मीयता और अनौपचारिकता पाठक को जीवन के प्रति मानो अधिक आश्वस्त बनाती है। लेखक के सीधे और व्यक्तिगत संपर्क का भाव भी इन रूपों में अधिक रहता है। जैसा कि मैंने कहा, YouTube क्यों प्रचलित हो रहा है? सीधे संपर्क में आ रहे हो। विकास दिव्य कीर्ति बस नाम जानते थे कि अरे IAS की तैयारी के लिए कोई दिल्ली में संस्थान है, दृष्टि उसके संस्थापक हैं। बट अब क्या हो रहा है, जैसे अब ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने जब ये बुक को लिखा है, उसके बाद आज जब हम पढ़ रहे हैं तो समय बदल गया ना। इतने में क्या हुआ, अब YouTube आ गया, तो वो रील्स हमें ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों करती हैं? शॉर्ट होती हैं, कम समय में दिख जाती हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ाव हम महसूस करते हैं। समकालीन जीवन में जैसे इतना अतिरंजित होता है कि साहित्यिक अतिरंजना वहां अब कभी कभी बोझिल जान पड़ती है। होता है ना? तभी तो ऐसा होता है कि जैसे मैं इस बुक को पढ़ा रही हूँ, अब इस बुक को पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा, बहुत कठिन लगेगी, बहुत बोरिंग लगेगी, है ना? ऐसे परिवेश में नाटक, उपन्यास, कहानी से आगे निबंध के मूल आधार से विविध नए गद्य रूपों का विकास होता है। जैसे यात्रा संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, पर कुछ पहले से चले आते जीवनी आत्मकथा के रूप में। सामान्य मानव व्यक्ति का उत्तरोत्तर बढ़ता महत्व, जिसका आरंभ हिंदी साहित्य में छायावाद काल से देखा जाता है, सृजन की दृष्टि बिंदु से इन गद्य रूपों की मुख्य प्रेरक शक्ति माना जा सकता है। रचनाकार मानव व्यक्तित्व का यहाँ प्रत्यक्ष रूप से सामना करता है। दृष्टि से बाहरी सामाजिक महत्व की तुलना में व्यक्तित्व की अपनी समृद्धि रचनात्मकता के लिए अधिक उपयुक्त तत्व सिद्ध होता है। यही कारण है कि सामान्य और अकिंचन व्यक्तियों के रेखा चित्र या संस्मरण लिखे जाते हैं। अप्रसिद्ध लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं और नितांत अपरिचितों की यात्रा संस्मरण या डायरियां बड़ी रुचि से पढ़ी जाती है, क्योंकि उनमें शर्त यह नहीं कि उनका नायक या लेखक उदात्त अथवा महान व्यक्ति हो, वरन उसका साहित्य होना सृजनात्मकता पर निर्भर है।
कितनी आपकी सृजन शैली है ना, आपकी रचना भी फेमस हो सकती है। अकाल्पनिक वृत्तों के लिए गद्य के साहित्यिक या कहें कि सर्जनात्मक रूप के प्रयोग तब से आरंभ हुए माने जाते हैं जब से इन वृत्तों की सूचनात्मकता के स्थान पर कलात्मक परिकल्पना प्रारंभ हुई। हिंदी के प्रारंभिक सूचनात्मक गद्य वृत्तों में जीवनी और आत्मकथा है। जीवनी के कुछ रूप मध्यकालीन ब्रज भाषा में मिलते हैं, जैसे नाभादासकृत भक्तमाल 17वीं शती तथा 84 और 200 वैष्णव की वार्ता 17वीं शती। यहाँ वार्ता शब्द का प्रयोग इन रचनाओं के स्वरूप को प्रकट करता है। ये मैंने आपको हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा इससे रिलेटेड जो वीडियो बनाया था या नोट्स वाला जो फर्स्ट वीडियो है उसमें भी आपको इन दोनों कृतियों को मैंने परिचय दिया था। यहाँ वार्ता शब्द का प्रयोग इन रचनाओं के स्वरूप को प्रकट कर देता है। आधुनिक काल के आरंभ में जीवनी के नायकों के लिए प्राय महाकाव्योचित गुण आवश्यक समझे जाते थे। जीवनियों का प्रस्तुतिकरण पहले प्रकाशकीय स्तर पर आरंभ हुआ। वर्तमान शताब्दी के आरंभ में कलकत्ता और वाराणसी के प्रमुख प्रकाशकों के विज्ञापनों को देखने से ज्ञात होता है कि वे 3 प्रकार की पुस्तकें आवश्यक रूप से तैयार करवाते थे। एक तो जासूसी और रहस्य रोमांच के उपन्यास, दूसरे पढ़ने योग्य थिएट्रिकल नाटक यानी जो थिएटर में प्रस्तुत किए जा सके, तीसरे आदर्श जीवन वृत्त। इस प्रकार की जीवनियां जनसाधारण को ध्यान में रखकर प्रस्तुत की जाती थी और उनके पीछे किसी प्रकार की कलात्मक प्रेरणा नहीं देखी जा सकती। प्रकाश की दृष्टि से तैयार होने के कारण प्राय इनके ऊपर लेखक का नाम भी नहीं दिया जाता था। अधिकतर पौराणिक या ऐतिहासिक और कभी कभी समसामयिक चरित्रों को जीवनी के नायक के रूप में चुना जाता था। 1917 में कलकत्ता से प्रकाशित एक अनुदित उपन्यास के अंत में वीर चिरतावरी शीर्षक से एक विज्ञापन इस प्रकार दिया हुआ है। मातृभूमि भारतवर्ष की वीर वीरांगनाओं के चरित्र पढ़ने की इच्छा किसकी नहीं होती। इस पुस्तक में निम्नलिखित वीर वीरांगनाओं की 14 वीर कहानियां संनिवित की गई हैं। दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, जवाहरबाई, कर्मदेवी, वीरधात्री पन्ना, वीर बालक, वीर नारी, राजकुमार चंद महाराज, पृथ्वीराज, बादल चंद, रायमल, सिख वीर रणजीत सिंह, हमीर, राणा प्रताप सिंह, छत्रपति शिवाजी प्रभृति। पुस्तक में हाफ टोन फोटो सुंदर सुंदर 5 चित्र भी दिए गए हैं। मूल्य केवल 2 आना। इस प्रकार के जीवन चरित्रों में इतिहास दृष्टि का कम, वृतांत शैली का उपयोग अधिक होगा। समसामयिक चरित्र यहाँ लिए नहीं गए, इसलिए तथ्य संग्रह की बात बहुत कम रहती है। व्यावसायिक धारा से कुछ भिन्न रूप में हिंदी के आरंभिक गद्य लेखकों द्वारा लिखी हुई जो जीवनियां हमारे सामने आती हैं उनकी मूल वृत्ति भी परिचयात्मक और उपदेशात्मक है। इस युग के जीवनीकार की दृष्टि आदर्श और शिक्षाप्रद जीवन अंकित करने की है। उसकी प्रेरणा व्यावसायिक हो या कि सुधारवादी। मानव व्यक्तित्व की व्याख्या उसके संघर्ष और अंतः प्रक्रियाएं जीवनी या आत्मकथा का हिस्सा बन सके, यह उद्देश्य लेखकों का नहीं था और न इसके योग्य विकसित गद्य उनके पास था। तो ये तो हो गया प्रारंभिक। अब देखिए साहित्यिक ढंग से लिखी गई या ठीक ठाक कहें तो साहित्यकारों द्वारा लिखी गई जीवनियों का आरंभ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से होता है कि कार्तिक प्रसाद खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र और विशेष रूप से देवी प्रसाद मुंसिफ इस क्षेत्र में कार्य किया। ये रचनाएं जीवनी कम, चरित्र या वृत्त अधिक हैं। धीरे धीरे पौराणिकता के स्थान पर ऐतिहासिक चरित्रों को अधिक लिया जाने लगा। पौराणिक चरित्रों को भी आधुनिक संदर्भ में व्याख्यायित करने की वृत्ति अब आरंभ हुई। इस प्रकार की जीवनियों में बंगला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कृष्ण चरित्र अपने समय की ख्यात कृति थी। हिंदी के प्रसिद्ध तत्कालीन लेखक जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने उक्त ग्रंथ का अनुवाद 1913 में भरत मित्र प्रेस से प्रकाशित करवाया था। यहाँ कृष्ण चरित्र के दोनों पक्षों, अवतार और आदर्श पुरुष पर जीवनीकार और भाषांतरणकार की दृष्टि है। कई अन्य अनुवाद भी इस क्षेत्र में आए हैं। बंकिम चंद्र लाहिड़ी द्वारा प्रणीत जीवनी का अनुवाद सम्राट अकबर शीर्षक से गुजारीलाल चतुर्वेदी ने किया था। मिर्जापुर निवासी विचित्र कवि गोस्वामी वामनाचार्य गिरी द्वारा अनुदित वीरेंद्र बाजीराव काफी प्रसिद्ध हुआ। यूरोपीय इतिहास के ख्यात चित्रों को जीवनीकारों ने चुना। राधा मोहन गोकुल जी ने यूरोपीय इतिहास के सबसे आकर्षक चित्रों में से एक नेपोलियन का जीवन वृत्त मनोरंजक पुस्तकमाला की 18वीं पुस्तक के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट शीर्षक से प्रकाशित किया नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा। तो ये कुल मतलब प्रारंभिक जीवनियां हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। आधुनिक भारतीय महापुरुषों में महात्मा गांधी के जीवन चरित्र कई रूपों में लिखे गए। इन आरंभिक जीवन वृत्तों में रामचंद्र वर्मा द्वारा लिखित ग्रंथ महात्मा गांधी, हिंदी पुस्तक भंडार बम्बई
21 है, जिसमें गांधी की विस्तृत जीवनी के अतिरिक्त लेखक ने उनके महत्वपूर्ण लेखों और व्याख्यानों को भी संकलित किया था। देशबंधु चित्तरंजन दास संपूर्णानंद द्वारा लिखित संक्षिप्त जीवनी है। यह शायद संयोग से कुछ अधिक माना जाएगा कि इसी वर्ष में गांधी और चित्तरंजन दास के अतिरिक्त लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का भी जीवन चरित्र प्रकाशित हुआ, जिसके लेखक थे ईश्वर प्रसाद शर्मा। तिलक के इस वृत्त में तिलक अवतार शीर्षक से कविवर मैथिली शरण गुप्त की एक कविता आरंभ में दी गई है। भारतीय राजनीति के इस युग में प्रसिद्ध देशभक्त मजीनी का व्यक्तित्व विशेष रूप से आकर्षक था। लाला लाजपत राय द्वारा मूल उर्दू में लिखित ग्विसप मेजनी का जीवन चरित्र केशव प्रसाद सिंह ने 1900 में अनुदित किया। राजनीतिक क्षेत्र के मनुष्यों के अतिरिक्त देश के अन्य मेधावी व्यक्तियों की ओर से जीवनीकार आकृष्ट हुए। सुख संपत्ति राय भंडारी ने डॉक्टर सर जगदीश चंद्र बसु और उनके आविष्कार शीर्षक से एक संक्षिप्त जीवनी प्रकाशित की। तो ये आज हम जीवनी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, जीवनी और आत्मकथा के बारे में, जिसमें बंगाल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक का जीवन वृत्त वर्णित है। बंगाल के क्रांतिकारियों में यतीन्द्र नाथ दास का व्यक्तित्व अपनी भावुकता, सुकुमारता और निर्मलता के लिए प्रख्यात रहा है। दास की एक संक्षिप्त जीवनी इस दौर में प्रकाशित हुई। आरंभ में ब्रजभाषा के 4 दोहे हैं, अंतिम इस प्रकार है। स्वारथ रतवई यही सदा परमारथ सिरमौर, उंजती निकी और गति इंजती निकी और। इन्हीं दिनों अलीपुर बम केस में अत्यंतम अभियुक्त उपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय की आत्मकथा बंगला में निर्वासी तेर आत्मकहानी नाम से प्रकाशित हुई। इसका हिंदी अनुवाद राजनीतिक षड्यंत्र शीर्षक से उमादत्त शर्मा ने किया। पूरी रचना में जेल यातना, बम विस्फोट, मृत्यु के वातावरण के बीच विनोद का अंश बड़े प्रीतिकर रूप में व्यक्त हुआ। जीवनी लेखन के इस दौर में क्रमशः वस्तुपरकता के साथ साथ साहित्यिक भाषा शैली का भी विकास हो रहा था। इस वर्ग की विशिष्ट और महत्वाकांक्षी जीवनियों में से सीताराम चतुर्वेदी कृत महामना पंडित मदन मोहन मालवीय विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पूरे आकार की इस जीवनी में इतिवृत्त और वर्णन के साथ अनेक प्रसंगों में लेखक ने साहित्यिक भाषा शैली का प्रयोग किया है। तो ये तो हो गए सभी साहित्य। अब हिंदी की बात करते हैं। हिंदी लेखकों की जीवनियां भी इस बीच स्फुट रूप से सही लिखी जाती रही है। इस दिशा का आरंभिक प्रयास बाबू श्याम सुंदर दास का था, जिन्होंने हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भाग 1909 और 1914 हिंदी के 40 साहित्यकारों तथा हितैषियों की संक्षिप्त जीवनियां संकलित की। तो ये हिंदी कोविद रत्नमाला पूछा गया है। बाबू हरिश्चंद्र की कई जीवनियां लिखी गई। राधा कृष्ण दास कृत भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, शिवनंदन साहेब विरचित हरिश्चंद्र, ब्रजनाथ रत्न दास द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र का जीवन चरित्र बाल मुकुंद गुप्त ने अपने पत्र भारत मित्र में लिखा था। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण जीवनी बनारसी दास चतुर्वेदी लिखित सत्यनारायण कविरत्न की है। कविरत्न सत्यनारायण की जीवनी में कविरत्न के सीधे साधे जीवन वृत्त को लेखक ने बड़े आत्मीय भाव से प्रस्तुत किया है। व्यक्ति को केंद्र बनाकर पूरे समाज का चित्र प्रस्तुत करने की स्थिति ऐसी होती है जहां जीवनी नायक के महत्वपूर्ण होने की शर्त नहीं रह जाती। एक साधारण सामान्य व्यक्ति को उपलक्ष्य बनाकर भी समाज और व्यक्तित्व का सजीव अंकन प्रारंभ संभव है। यह जीवनी लेखन के क्षेत्र में एक नया और महत्वपूर्ण विकास है। निराला द्वारा प्रस्तुत कुल्ली भाट 1939 ऐसी ही रचना है। कैसी कि साधारण सामान्य व्यक्ति को उपलक्ष्य बनाकर समाज और व्यक्ति का सजीव अंकन। तो निराला का कुल्ली भाट काफी फेमस जीवनी है ये, ठीक है। अब टॉपिक आता है आत्मकथा, जिसको हम नई कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। पूर्व की ये पूरी बुक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। सभी इम्पोर्टेंट बुक्स, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स और भी अन्य विषय सामग्री, कविता, निबंध, कहानियाँ, सब कुछ एक ही जगह प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। कृपया करके निवेदन है, चैनल पे आए हैं, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। मिलती हूँ पुनः कल आत्मकथा के साथ। निराला के कुल्ली भाट याद कर लीजिएगा भाई, निराला का कुल्ली भाट, ठीक है। इसके अलावा जीवनियों में कुछ फेमस भी हैं जो वर्तमान में, तो उसको नोट्स के माध्यम से करवा दूंगी। बस आप लोग नियमित ज़रूर रहें। अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक शेयर करें। धन्यवाद।